नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वचन। कहानी अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वचन। हमारे घर की खुशियों और सुख शांति पर अचानक ही ग्रहण लग गया। पहले हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली माँ को अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। वे घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सबके पैरों तले से जमीन खिसका गया। करीब हफ्ते भर वे अस्पताल में रही। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच तनातनी पैदा हो गई। छोटी भाभी शिखा की विकास भैया से करीब 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। वे ऑफिस जाती है। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। माँ को 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो शिखा भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दोनों काम का बहुत जोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी निर्जा को छोटी भाभी का इस तरह से तुरंत ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना कतई नहीं जचा। बोली, मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में माँ जी के पास रहूं? अपनी देवरानी शिखा को ऑफिस जाने के लिए तैयार होते देख वे गुस्से में भर गई। किसी एक इंसान के दफ्तर न पहुंचने से वह बंद नहीं हो जाएगा। इस कठिन समय में शिखा का काम में हाथ न बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 8-10 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूंगी और आप तब आराम कर लेना। शिखा भाभी की सहजता से कही गई इस बात का नीरजा भाभी खाम खा ही बुरा मान गई। यह सच है कि नीरजा भाभी माँ के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है। भाभी की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी, इसलिए सास बहू के बीच में बड़ा मजबूत माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया था। और माँ को पड़े दिल के दौरे ने नीरजा भाभी को दुख, तनाव और चिंता से भर दिया था। शिखा भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। बन टन कर ऑफिस में बस मटर गश्ती करने जाती है तुम? मैं घर न संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने शिखा को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं त्याग पत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सबने सुना और घर का माहौल और ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। शिखा भाभी की पगार घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वह जिद्दी स्वभाव की है और अगर जिद पर अड़कर कहीं शिखा भाभी ने सचमुच त्यागपत्र दे दिया तो इस डर ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया। बहू, बड़ी बहू, जाने दो शिखा को दफ्तर, हम सब है ना यहाँ, हम सब संभाल लेंगे काम। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, अंजलि रसोई संभाल लेगी। पापा ने नीरजा भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझकर मैं शीघ्रता से रसोई में घुस गई। राजीव भैया ने नीरजा भाभी को जोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना धोना लेकर बैठ गई हो? जरूरी न होता तो शिखा कभी ऑफिस जाने को तैयार न होती। जाओ, उसे मना कर ऑफिस भेजो। राजीव भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने नाराजगी भरी खामोशी अख्तियार कर ली। विशेषकर शिखा भाभी से उनकी बोलचाल न के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता आते ही पहले ही दिन चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर भी समझाया, पर स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दोनों भाभियां आपस में खींची खींची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से नीरजा भाभी को डांट पड़ती। तुम बड़ी हो और इसलिए तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इधर छोटे भैया भी शिखा भाभी के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुंच रहा है शिखा। डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी कठोर बातें कहकर विकास भैया ने शिखा भाभी को भी रुला डाला। पापा का काम सबको समझाना था। कभी कभी वे बेचारे बड़े उदास नजर आते। जीवन संगिनी की बीमारी और घर में घुस आई अशांति के कारण वे थके और टूटे से दिखने लगे। माँ ज्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम किया करती। बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर पूरी तरह झूठ नहीं बोलती।
घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर माँ की आंखों में चिंता के भाव को मैं निरंतर बढ़ते हुए देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया घर में। मेरे 3 साल के भतीजे मोहित का जन्मदिन रविवार को पड़ रहा था। इस अवसर पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। शिखा भाभी मोहित के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली बढ़िया सी ट्रेन लेकर आई। बड़ी प्यारी ट्रेन थी। हम सभी भी बन सवर कर तैयार हुए। बहुत ही करीब रिश्तेदारों के लिए लजीज खाना हलवाइयों से तैयार करवाया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती रही। केक कटा, जमकर सबने खाया पिया और कुछ देर डांस भी हुआ। ये देखकर हमारी खुशियाँ और दोगुनी हो गई कि नीरजा भाभी और शिखा भाभी आपस में खूब घुल मिल कर हंस बोल रही थी। तभी रात को एक और घटना ने घर में फिर तनाव को बढ़ा दिया। शिखा भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रख दिए, लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने देखा तो उनका सोने का सेट उस जगह से गायब था। उन्होंने माँ को बताया। जल्दी ही सेठ के गायब होने की खबर पूरे घर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर माँ अपनी अलमारी में ही रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल मारी, पर सेठ नहीं मिलना था तो नहीं मिला। मैंने चाबी या तो नीरजा को दी थी या शिखा को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेठ चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझे? माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को चोर बता रही थी और शिखा भाभी ने अपने हाव भाव से यह जाहिर कर दिया कि जैसे चोरी करने का शक पूरी तरह से उन्हें नीरजा भाभी पर लग रहा हो। शिखा भाभी नाराज भी नजर आती थी और रुआसी भी। उनका सिर जो खो गया था। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहे, उन्हें कैसे दिलासा दे। सेठ अपने आप तो गायब नहीं हो सकता था, किसी ने तो उसे चुराया था। और शक की सुई सबसे ज्यादा बड़ी भाभी की तरफ ही घूम रही थी। माँ ने अलमारी की चाबी उन्हें उस दिन दिन में कई बार दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी नीरजा भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, शिखा, मैंने तुम्हारे सेठ को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको कहाँ चोर कह रही हूँ? शिखा भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही, उसमें गुस्से और बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। तुम मुंह से कुछ न भी कहो, पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। सब समझ रही हूँ मैं। मेरा सेठ चोरी गया है, इसलिए कोई तो चोर है ही। नीरजा, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे मेरे बेटे की कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ थोड़े ना बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, यह उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी, तब मैंने देखा कि उनकी आंखें आंसू से छलछला रही हैं। मोहित के जन्मदिन की खुशियाँ फिर से तनाव और चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों में उखड़ा ही रहा, जो कि काफ़ी नॉर्मल बात थी। इस मामले में बड़ी भाभी कहीं ज़्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने शिखा भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया। उल्टे दिन में एक दो बार ज़रूर इस बात को वे दोहरा दिया करती थी कि शिखा उन पर सेठ की चोरी का गलत शक कर रही है। माँ ने उन दोनों को ही समझाना छोड़ दिया। वे अब काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता भी नहीं था। मोहित के जन्मदिन के करीब 10 दिन के बाद मुझे कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैंने शिखा भाभी का एक सुंदर नीला सूट पहनने की इजाज़त उनसे मांगी। जब मैं उनसे इजाज़त ले रही थी, उस समय वे बाथरूम में थी और नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया हुआ सेट मिल गया। तह किए हुए कपड़ों के पीछे उस सेट को बड़े करीने से छिपा कर रखा गया था। मैंने डिब्बा जब लाकर माँ को दिया तो माँ के पास नीरजा भाभी बैठी हुई थी। मैंने बताया कि मुझे यह सेट शिखा भाभी की अलमारी में से मिला है, तो आश्चर्य के मारे नीरजा भाभी गुस्से से भरती चली गई। मम्मी, आपने शिखा की चालाकी और मक्कारी देख ली? नीरजा भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मुझे चोर कहलवाकर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपा कर रख लिया। उसे इस गंदी हरकत की सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो नीरजा, उसे आना तो दो नहा कर, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। माँ ने वो कई बार भाभी को समझाया, पर वे छोटी भाभी का नाम ले लेकर लगातार कुछ न कुछ बोलती ही रही। कुछ देर के बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई, तो मैंने सेठ उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहरा दी। सारी बात सुनकर वे जबरदस्त तनाव की शिकार बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ से कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं बल्कि ये है।
मुझे आप सबकी नज़रों से गिराने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी में सेट मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा होगा। ये मुझे इस घर से निकालने पर तुली हुई है। निर्जा भाभी ने शिखा भाभी के इस आरोप का जबरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारे रोकते रोकते भी कई कड़वे तीखे शब्दों का आदान प्रदान हो ही गया। खामोश! अचानक माँ ने दोनों को ऊंची आवाज में डपटा तो दोनों सकपका गई और चुप हो गई। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। माँ ने गंभीर लहजे में बोलना आरंभ किया। शिखा, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ, तो तुमने किस सबूत के आधार पर नीरजा को चोर माना था? शिखा भाभी उत्तेजित थी। उन्होंने जवाब दिया, मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही तो दी थी। अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता मेरा? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर शक? आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता मम्मी। आप तो हमारे लिए आदरणीय हैं और सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी हुई चीज कोई भला खुद ही चुराएगा क्या? छोटी भाभी माँ के सवाल का जवाब देते देते जबरदस्त उलझन की शिकार बन गई। अब माँ नीरजा भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, अंजलि को सेठ शिखा की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले शिखा को ही चालाकी और मक्कारी करने का दोषी किस आधार पर कहा? मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेठ मैंने नहीं चुराया था। आपकी अलमारी से सेठ कोई बाहर वाला चुराता तो वह शिखा के अलमारी से थोड़े ना बरामद होता। सेठ को शिखा की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? किसी मंजे हुए जासूस की तरह नीरजा भाभी ने रहस्य को सुलझाने का प्रयत्न किया। अगर सेठ पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो, तो क्या उसे शिखा की अलमारी में मैं नहीं रख सकती? आपने न चोरी की है न सेठ शिखा की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल, यही बात मैं भी कहती हूँ। शिखा भाभी ने ऊंची आवाज में कहा। मम्मी, आप समझ रही है कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की है और सिर्फ इन्हें बचाने को। शट अप! दोनों भाभियां एक दूसरे को फाड़ खाने वाले अंदाज में घूरी जा रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही। फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो बहुत दुखी हो। दोनों भाभियां उनकी इस हरकत से चौंक पड़ी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। कभी उनका चेहरा ताकती तो कभी एक दूसरे का। माँ ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि शिखा का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर अंजलि के हाथों उसे शिखा की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छिपाकर शिखा भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने माँ के कहने पर किया था। मम्मी, आपने यह गोरख धंधा क्यों किया? अपने दोनों बहुओं के बीच मन मुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद था? नीरजा भाभी और शिखा भाभी दोनों की ही आंखों में यही सवाल था। माँ एकाएक बड़ी गंभीर और भावुक हो गई। फिर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है बहुओं, नीरजा और शिखा। तुम दोनों जिंदगी भर के लिए एक बात गांठ बांध लो। देखो, मेरी जिंदगी का आप कोई भरोसा है नहीं। मेरे बाद तुम दोनों को ही यह घर चलाना है और तुम दोनों ही इस घर की मालकिन बनोगी। राजीव और विकास सदा मिलकर एक साथ रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास और सम्मान हो, भरोसा हो। सेठ से जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि ऐसी अच्छी है कि तुम लोग मुझे चोर मानने का ख्याल तक तुम्हारे दिलों में नहीं ला सकी। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमजोर है। तभी तो बिना सबूत के तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक और मक्कार मान लिया। आज मैं अपनी दिली इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। तुम दोनों मुझे वचन दो कि एक दूसरे पर तुम उतना ही मजबूत विश्वास रखोगी जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियाँ, घटनाएं या लोगों की बातें, किसी भी तरह से तुम दोनों का आपसी विश्वास, भरोसा कभी डगमगा नहीं पाए। ऐसा वचन तुम दोनों मिलकर मुझे दो, तो ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी, प्लीज़ ऐसी बातें मुँह से मत निकालिए। माँ की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के बाद नीरजा भाभी उनकी छाती से लग गई। आपकी इस सीख को मम्मी मैं हमेशा याद रखूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए।
शिखा भाभी भी आंसू बहाती हुई माँ की बाहों में समा गई। मैं आज बेहद खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार है। माँ का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैं भी भावुक होकर माँ की छाती से लग गई और माँ ने हम तीनों को अपने हृदय से लगा लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी वचन। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर ऐसा विश्वास घर के लोग एक दूसरे के ऊपर रखें और ऐसा वचन अपने आप से करें, किसी बाहरी शक्ति के अधीन होकर एक दूसरे के ऊपर अविश्वास न करें, तो घर घर नहीं नंदनवन बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।